12वीं क्लास की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए जो पहला आपका चैप्टर है, उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उसके लिए निकाला गया है। जिसमें से अपन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, ये इसका आंसर है। शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक मॉडल है शॉक थेरेपी। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया कौन सा सैन्य संगठन था? सैन्य संगठन यानी जब पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी तो दो सैन्य संगठन बने थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ और दूसरा था रूस के साथ। तो उस रूस का जो सैनिक संगठन था वार्सा पैक्ट था, यानी एक समझौता। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बर्लिन की दीवार का गिरना किसका अंत का प्रतीक था? यानी बर्लिन की दीवार जब गिराई गई तो किसका प्रतीक माना जाता है? तो वह माना जाता है शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। बर्लिन की दीवार कब बनी थी, यानी उसका निर्माण कब हुआ था? 1961 में। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई थी, यानी गिराई कब गई थी वो? तो इसका आंसर है 9 नवंबर 1989। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, और हुई कहाँ थी? रूस में हुई थी। समाजवादी खेमे के देशों को कहा जाता था, यार अर्थात जो समाजवादी मतलब रूस के साथ में जो भी देश थे उन देशों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था दूसरी दुनिया के देश। सोवियत संघ की जो संसद है उसका नाम क्या है? ड्यूमा। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। सोवियत संघ ने परमाणु बम बनाने में सफलता हासिल की थी किस सन में? तो वो था 1949 में। और आगे देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है द्विध्रुवीयता का अर्थ। हालांकि इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया है समझने की दृष्टि से। तो इसका अर्थ हो द्विध्रुवीकरण का अर्थ है, अभी ये वन लाइन फैक्ट पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा ये आपका जो क्वेश्चन है लेंथी क्वेश्चन है। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर कुछ या अनेक राष्ट्र एक नेतृत्व के अंतर्गत एकत्र होकर संचालित होने लगते हैं, यानी कोई संगठन या कोई एकत्रित होकर के एक नेतृत्व जब पकड़ लेते हैं तब उसे द्विध्रुवीकरण की संज्ञा दी जाती है। जिस तरह खगोल जगत में ध्रुव नक्षत्र ऐसा केंद्र है जो सभी को दिशा का ज्ञान कराता है, ठीक उसी तरह एक या एक से अधिक महाशक्ति विश्व राजनीति का केंद्र बनकर राष्ट्रों को दिशा निर्देश देने लगती है। इस तरह ध्रुवीयता शब्द शक्ति के केंद्र को स्पष्ट करता है। नेतृत्व के संख्या के आधार पर, यानी जो भी नेतृत्व हो रहा, 2 नेतृत्व हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, संख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। क्योंकि उस समय द्विध्रुवीकरण में केवल 2 ही महाशक्तियां थी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका था और एक थी रूस। 2 महाशक्तियां थी, इसलिए इसे द्विध्रुवीकरण कहा गया है। नेतृत्व की संख्या के आधार पर इसे विभिन्न परिस्थितियों में एक ध्रुवीय, यदि एक ही देश नेतृत्व कर रहा होता तो हम उसे एक ध्रुवीय कहते। अब चूंकि 2 देश नेतृत्व कर रहे थे पूरी दुनिया का, इसलिए इसे द्विध्रुवीय व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। अब अगला क्वेश्चन अपना है द्विध्रुवीयता के उदय के कारण, यानी ये उत्पन्न कैसे हुए? 2 महाशक्तियों का उदय, बड़ी शक्तियों की घटती संख्या।
जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें बड़ी शक्तियां लगभग समाप्त हो गई थीं। उसमें केवल दो ही महाशक्तियां बच रही थीं उस समय, जो युद्ध में झुलसी तो थीं, नुकसान तो हुआ था, लेकिन अपने पैरों पर वो खड़ी हो गई थी। तो बड़ी शक्तियों की संख्या क्या हो गई थी उस समय, घट गई थी, और दो ही शक्तियां बची थीं जो नेतृत्व कर रही थी। इसलिए इसका उदय हुआ द्विध्रुवीकरण का। राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अब देखिए प्रतिद्वंदिता, राजनीति और आर्थिक आर्थिक रूप से सभी राष्ट्र कमजोर हो चुकी थी। जब आर्थिक रूप से कमजोर हो गए तो ये जो राष्ट्र हैं, दो महाशक्तियां जो हैं, सभी इन्हीं का साथ दे रहे थे, कोई समाजवादी के साथ, कोई पूंजीवादिता के साथ। तो इन दोनों ही महाशक्तियों में प्रतिद्वंदिता थी कि कौन सा राष्ट्र किसके साथ जा रहा है। यानी हर महाशक्ति ये प्रयास कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा देश हमारे साथ आए। परमाणु अस्त्र दौर, अब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरी दुनिया पुनः उसी विभीषिका की ओर बढ़ रही थी। तो ये महाशक्तियां अपने अपने हथियारों के निर्माण में लगी हुई थी, और इनसे संलग्न जो राष्ट्र थे वो भी अपने अपने हथियारों के निर्माण में लगी हुई थी। एक प्रकार से यदि हम कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि परमाणु अस्त्र की दौड़ चल रही थी कि कौन कितने परमाणु हथियार बना सकता है। अगला क्वेश्चन आता है द्विध्रुवीय व्यवस्था के परिणाम। अब इसके परिणाम क्या निकले, तो पहला परिणाम क्या हुआ, द्विध्रुवीय व्यवस्था जब लागू हुई तो ये तो स्वाभाविक है, द्विध्रुवीय शब्द से ही स्पष्ट होता है कि विश्व क्या हो गया, दो गुटों में बट गया, अर्थात समाजवादी गुट और दूसरा क्या था, पूंजीवादी गुट। तो समाजवादी गुट का नेता कौन था या दिशा देने वाला कौन था, वो था रूस। और पूंजीवादी देशों को दिशा देने वाला कौन सा देश था, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। परमाणु युद्ध की संभावना, उस समय परिस्थितियां बहुत विकट थी, तो परमाणु युद्ध की संभावना लग रही थी, और सारी महाशक्तियां, जो दो महाशक्तियां थीं, वो परमाणु हथियार बनाने में अपनी लगी हुई थी। सैन्य बंदियों एवं गठबंधनों का भूल, ये है वो स्थिति है कि सारे जो महाशक्तियां थी, दो जो महाशक्तियां थी, उन महाशक्तियों को आपस में दौड़ लगी हुई थी कि किस राष्ट्र को हम अपनी ओर मिला लें और उनसे सैनिक गठबंधन कर लें। सैनिक गठबंधन का मतलब है यदि आपने समाजवादी गुट के साथ सैनिक गठबंधन कर लिया तो आप पूंजीवादी गुट के साथ अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आप फिर कोई नाता आपका नहीं रहेगा। तो सैन्य संधियां जो कि भाई सैनिक संधि हो जाएगी, हम आप हमारी सैनिक सहायता करेंगे, हम आपकी सैनिक सहायता करेंगे, ये दौर उस समय चल रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ का कमजोर होना, संयुक्त राष्ट्र संघ पिछले वीडियो में अपन चर्चा कर चुके कि उसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और उसका मुख्य उद्देश्य यदि कहा जाए कि विश्व में शांति कायम करना और अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना। लेकिन जब ये दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव था तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ भी निर्बल हो रहा था, निर्बल पड़ रहा था। गुट निरपेक्षता का जन्म, गुट निरपेक्ष यह कोई सैनिक गठबंधन नहीं है, यह केवल एक आंदोलन है जो कि तीन लोगों के प्रयासों से, जिसमें हमारे पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और कर्नल नासिर जी थे, और मार्शल टीटो जी थे। इन तीनों लोगों के प्रयासों से गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसे असंलग्नता की नीति भी कहा गया है। जो द्विध्रुवीकरण हुआ था, उस द्विध्रुवीकरण में ना तो भारत अमेरिका के साथ था और ना ही संयुक्त रूस के साथ था, क्योंकि भारत की आवश्यकता दोनों ही राष्ट्रों के साथ थी। इसलिए भारत ने एक अपनी नई योजना का पालन किया जो गुट निरपेक्ष नीति को जन्म दिया, और बहुत सारे राष्ट्रों ने साथ भी दिया। मानवीय कल्याण की उपेक्षा, मानवीय कल्याण की उपेक्षा भाई, ये जब ध्रुवीकरण हुआ था उस समय की यदि हम परिस्थितियां देखें तो जिसके लिए इतनी विश्व लेवल पे एक संस्था का, यूएनओ का गठन किया गया था, वो यूएनओ भी मानव कल्याण, जो मानवीय कल्याण की जो कल्पना पूरे देशों में की जा रही थी कि अब मानव का कल्याण हुआ, इस प्रकार की विभीषिका से नहीं गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसकी उपेक्षा हो रही थी।
अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है सोवियत संघ के विघटन को समझाइए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? वो हुआ था 1991 में, 1991 में। सोवियत संघ के विघटन के कारण जो कारण थे वो देख लेते हैं अपन। कम्युनिस्ट पार्टी पर अंकुश, पहला जो पॉइंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी पर अंकुश। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 वर्षों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। 70 वर्षों तक इस पार्टी ने शासन किया, लेकिन जनता को अब विश्वास नहीं रहा था कि हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करेगी। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। राष्ट्रवादी भावनाएं, एक ही पार्टी का शासन देख देख के बहुत अन्य सारे क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाएं उभरने लगी थी कि हमको स्वतंत्र किया जाए, कि हमको स्वतंत्र किया जाए। तो राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालिक कारण बना। यानी उस समय जो इच्छाएं थी राष्ट्र कि हमें स्वतंत्र होना है, वो इच्छाएं बलवती हो रही थी, क्योंकि 70 वर्षों तक के शासन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 70 वर्षों तक उसने शासन किया। तो 70 वर्षों के शासन के परिणाम क्या हुआ कि राष्ट्रवादी भावना एक ही शासन से जनता बोर हो चुकी थी, तो राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हो गया था। सोवियत संघ की जो गतिरोध था आने के पीछे एक कारण स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश, उसके जो संसाधन थे यानी उसकी जो टोटल आय हो रही थी संसाधनों से, वो क्या हुआ, परमाणु हथियार एवं सैन्य साजो सामान पर व्यय किया था। यानी ज्यादातर जो व्यय था उसका उसने अपनी सुरक्षा को लेकर किया था, क्योंकि द्विध्रुवीकरण चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, परमाणुओं की हथियारों की निर्माण की दौड़ चल रही थी। तो ज्यादा से ज्यादा उसने अपनी शक्ति को मजबूत करने में पैसा लगाया। और रूस की जो सरकार थी वो ये भूल गई कि हमें जन कल्याण भी करना है, जिस कारण से रूस का 1991 में उसका विघटन हो गया और वह 14 भागों में टूट गया और स्वयं एक रूस, इस प्रकार से उसके 15 भाग हो गए थे। अगली वीडियो में अपन, ये तो हो गया आपका कि जो द्विध्रुवीकरण उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगला जो आपका वीडियो आएगा उस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, त्रैमासिक परीक्षा के उद्देश्य से कौन कौन से प्रश्न आईएमपी हो सकते हैं, उसके लिए अपन देखेंगे अगले वीडियो में।